नमस्कार। मैं आदर्श मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष क्लासेस वे टू सक्सेस में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारा ये जो चैनल है, इस चैनल में इस समय पर एक सीरीज चल रही है। सीरीज चल रही है महापुरुषों की जीवनियाँ, उनकी कहानियाँ, उनकी ऐसी स्टोरीज जो आपने शायद अब तक ना सुनी हो। और इसी स्टोरी में, इसी कहानियों की कड़ी में हम आज जिस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं आपके सामने, जिनकी स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं, तो उनका नाम है भगत सिंह, शहीद ए आजम भगत सिंह। देखिए क्या है कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब लगभग 95% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि महापुरुषों ने किस तरह से, जो ये क्रांतिकारी थे, इन्होंने किस तरह से हमें आज़ादी दिलाई है। इनको पता है 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हो गया था, क्यों आज़ाद हुआ, कैसे आज़ाद हुआ, उसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि रही होगी, क्या क्या रीजंस थे, कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया अपने आप को, तब जाके आज़ादी मिली, नहीं पता है। सब व्यस्त हैं अपने अपने काम में, अपनी अपनी जिंदगी में। हाँ, कभी खाली बैठे तो घर के बाहर वहीं पोर्च में कुर्सी लगा लिए और बाहर नालियों को देखते हुए सरकार को गाली देने लगे, सरकार कुछ नहीं कर रही है। ऐसा आपको आजादी मिली है ना, तो ये जो आपको इतनी बोलने की आजादी मिली है कि आप सरकार को गाली दे रहे हो, आप प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो, आप किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोल रहे हो, किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा बोल रहे हो, तो ये सब जिनके कारण मिला है, जिनकी मेहनत से मिला है, उनके बारे में तो आप जान लो। तो हमारी एक छोटी सी मुहिम है, और ये मुहिम यही है कि लोगों तक हर ऐसे क्रांतिकारी की, हर ऐसे भारत माता के सपूत की जानकारी पहुंचे जो उनको नहीं पता है, उनके बारे में पता चले। और केवल कहानी सुने नहीं, इसको समझें कि वो भी हम जैसे थे, वो भी आप जैसे थे, वो भी चाहते तो अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया हमारे लिए, आपके लिए, हमारे घर वालों के लिए, हमारे देश के लिए। तो आप सुनिए भगत सिंह के बारे में, इनकी कहानी। तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को, हमारा जो वर्तमान में पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक गांव है जिसका नाम था, गांव का नाम बंगा गांव में, लायलपुर जिला था उस समय पर पंजाब में। तो वहां पर बंगा गांव में इनका जन्म होता है। इनकी माता का नाम था विद्यावती कौर और पिता का नाम था इनके सरदार किशन सिंह। भगत सिंह एक बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे। इनका परिवार पहले से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ा हुआ था और बहुत अच्छे किसान परिवार से थे, भरा पूरा परिवार था इनका। भगत सिंह की स्कूलिंग जो होती है वो वहीं से होती है, और इसके बाद इन्होंने लाहौर में कॉलेज के लिए एडमिशन ले लिया और आगे की पढ़ाई लाहौर से होती है। उसके पहले आपको बता दें, भगत सिंह जब 13 साल के थे तो एक घटना घटती है, और जो घटना इनके जीवन को बदल के रख देती है। इनकी सोच, इनका तरीका और देश के प्रति जो मर मिटने की भावना आती है, वो इस घटना से आती है, और वो घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि किस तरह से जनरल डायर ने निहत्थे किसानों पर, जो कि शांतिपूर्वक वहां पर एक सभा कर रहे थे, उन पर किस तरह से गोलियां चलवाई थी, किस तरह से लोग वहां मरे थे। तो ये घटना हुई 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ, उसने भगत सिंह के मस्तिष्क को ही पूरी तरह से चेंज कर दिया। अंदाजा लगाइए कि 12 साल का एक लड़का अपने स्कूल से बिना किसी को बताए, अपने स्कूल से 12 मील दूर, लगभग 20 किलोमीटर दूर पैदल जाता है उस जगह को देखने के लिए जिस जगह पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई गई थी। भगत सिंह जब आते हैं जलियांवाला बाग, वहां देखते हैं चारों तरफ खून बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, और कुछ लोगों के मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, बहुत सारी लाशें गिरी थी वहां पर। इन्होंने देखा कि दीवालों में अब भी गोलियां जो है उनके निशान हैं, और दीवालों में पूरी तरह से खून बिखरा हुआ पड़ा है। तो ये देख के ना इनका मन पूरी तरह से विचलित हो जाता है। इनके मन मस्तिष्क में उस समय पर वो सीन चलने लगा था कि किस तरह से यहां पर गोलियां चली होगी, किस तरह से हमारे अपने लोगों की जान यहां पर गई होगी। भगत सिंह वहां बैठ के बहुत रोते हैं,
और उसके बाद अचानक उठते हैं, वहाँ की मिट्टी को लेते हैं, एक कपड़े में डालते हैं, खून से लथपथ मिट्टी एक कपड़े में डालते हैं और ला के अपने घर में रख लेते हैं और दिन भर उसको देखते हैं। जब भी स्कूल से आते, जब भी कहीं से आते तो उसको देखते, और इनके दिमाग में बस एक ही चीज था कि मैं अंग्रेजों को मार के भगा दूंगा। एक बार क्या हुआ कि खेत में गए थे अपने पिताजी के साथ, वहां इनके खेत में जो है तो बुआई चालू थी, तो इन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि ये बताइए कि खेत में मिट्टी में ये अनाज क्यों फेंका जा रहा है। तो इनके पिताजी ने भगत सिंह को बताया कि ये अनाज मिट्टी में जब डालेंगे तो मिट्टी से क्या होगा कि पौधे निकलेंगे और वो पौधों में बहुत सारे अनाज लगेंगे। इन्होंने कहा अच्छा, मतलब मिट्टी में कुछ चीज हम डालते हैं तो वो फिर एक पौधा बनता है और उसमें बहुत सारे लग जाते हैं, उसी तरह से। उन्होंने कहा बिल्कुल। ये घर आए, इन्होंने गमले में मिट्टी इकट्ठा की और उसमें इन्होंने पिस्तौल गाड़ दिया। अब इनके घर वालों ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो इन्होंने कहा कि मैं इसमें पिस्तौल बोया हूं। बोले क्यों? इन्होंने कहा क्योंकि आज मैं पिस्तौल बो दूंगा और कल इससे जो है तो पेड़, एक पौधा उगेगा और फिर उसमें बहुत सारे पिस्तौल हो जाएंगे। तो घर वाले हो गया बच्चों की हंसी ठिठोलिया समझ के वो हंसने लगे। उन्होंने कहा अच्छा बेटा, इसके बाद क्या करोगे? भगत सिंह ने कहा इसके बाद हमारे पास बहुत सारे पिस्तौल हो जाएंगे और इसी पिस्तौल का इस्तेमाल करके मैं अंग्रेजों को मार के भगाऊंगा यहां से। इनके दिमाग में पूरी तरह से क्रांतिकारी भावना भर गई थी। कॉलेज में भी इनके दोस्त बनते हैं सुखदेव, और इनकी जो टीम बनती है वो भी विचारधारा उसकी भी यही थी कि अंग्रेजों को किस तरह से भगाना है। ये एक कट्टर विचारधारा के थे। हाँ, गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे तब भी, और बहुत अच्छा लगता था जब गांधी जी के बारे में कुछ चीजें सुनते थे। अब क्या होता है कि बात ये 1922 की है, जब चौरा चौरी कांड हुआ था, और उसके पहले आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने 1920 में सहयोग आंदोलन चालू किया था। लेकिन चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने अपना सहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, और यह चीज भगत सिंह और उनकी टीम को जब पता चली तो उनको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि पूरा देश उस समय पर हमारे महात्मा गांधी की बहुत इज्जत करता था। मतलब अगर कुछ कह देते थे ना, उस तरफ चल पड़ता था देश। लेकिन ये चीज इनको अच्छी नहीं लगी और इनकी विचारधारा वहां पर ये चीज आ गई इनके कि देखिए, बड़े प्यार से निवेदन करके हाथ जोड़ के आजादी तो नहीं मिलेगी, उसके लिए हथियार उठाना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और इन्होंने अपने दिमाग में रख लिया कि मुझे अपने देश को आजाद ही करवाना है। अब इधर इनके कॉलेज के दिन थे, घर वालों ने इनकी शादी तय कर दी। घर वालों ने शादी तय कर दी। जब ये घर पहुंचे कॉलेज से तो माँ ने कहा कि बेटा बढ़िया जल्दी से जाओ, कपड़े चेंज कर लो, नए कपड़े पहन लो। और लड्डू वड्डू बन रहे थे तो इन्होंने पूछा ऐसा क्या चल रहा है। बताया गया कि आपकी शादी तय हो गई है और इस तारीख को आपकी शादी है। भगत सिंह इस चीज को सुने, एकदम इनका दिमाग चकरा गया। जिस व्यक्ति के दिमाग में देश प्रेम भर जाए, देश की आजादी भर जाए, वो पारिवारिक उलझनों में या शादी विवाह में नहीं पड़ना चाहेगा। तो इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा माँ से कि मैं शादी नहीं करना चाहता। अच्छा, पिता से कहने की इनकी हिम्मत थी नहीं, इन्होंने माँ से कहा, बात वहां बनी नहीं। माँ ने कहा यार बेटा शादी तो करना पड़ेगा तुमको। अब ये चीज उनको पता चली, जिस कन्या से, जिस लड़की से इनका विवाह तय हुआ था, उनको जब पता चली तो वो जब वो इनसे मिलने आई या इनसे जब वो मिली तो ये मिले उनसे और इन्होंने कहा कि मैं आपसे विवाह नहीं करना चाहता। तो उन्होंने कहा क्यों क्यों आप विवाह नहीं करना चाहते? क्या मैं सुंदर नहीं हूं, अच्छी नहीं लगती हूं आपको? इन्होंने कहा नहीं नहीं, आप सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे विवाह नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है। अब इस बात को जब देवी जी ने सुना तो बड़ा वो सरप्राइज रह गए इस चीज में, आश्चर्य में रह गए कि भाई आपकी शादी हो चुकी है तो फिर कोई बात नहीं, किससे हुई आपकी शादी? उन्होंने कहा कि अगर गुलाम भारत में मेरी किसी से शादी होगी तो वो स्वतंत्रता होगी, वो आजादी होगी, इसके अलावा मेरी दुल्हन कोई और नहीं बन सकती। अब उनको, देवी जी को ही बात समझ में आ गई थी कि भगत सिंह कुछ और सोच रहे हैं, ये कुछ और करना चाहते हैं, ये शादी विवाह नहीं करना चाहते। लेकिन इनको पता था कि कहीं ना कहीं पारिवारिक दबाव जब मिलेगा ना, फैमिली का जब प्रेशर होगा तो हमको करना पड़ेगा शादी। इन्होंने रातों रात क्या किया कि रात को एक चिट्ठी लिखी, एक पत्र लिखा और अपने पिताजी के नाम पत्र लिखने के बाद ये चले गए। रात को इन्होंने घर छोड़ दिया
वहाँ से आए और आके इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल से मुलाकात की और बिस्मिल ने ही फिर बाद में चंद्रशेखर आज़ाद से इनको मिलाया था। इन्होंने जो पत्र लिखा था अपने पिताजी को लिखा कि पिताजी, मुझे आपकी हर बात मंजूर है, लेकिन मैं इस गुलाम भारत में, या हमारा देश जब तक गुलाम है तब तक मैं शादी नहीं कर सकता किसी से भी, और इस गुलाम भारत में यदि मैंने शादी की तो मेरी दुल्हन केवल और केवल स्वतंत्रता बनेगी। ये जब चंद्रशेखर आज़ाद से मिले उसके बाद ये और क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ गए। अब अंग्रेजों को इन्होंने उनके दांत खट्टे कर दिए, अंग्रेजों के परेशान करके लिख दिया 2-3 सालों में। उनके आज़ाद और बिस्मिल के साथ मिलकर इन्होंने कई कांड किए, कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया कि मतलब लोग सुनते तो कहते यार कोई लड़का है। अब भगत सिंह जो है तो धीरे धीरे देश का बच्चा बच्चा इनको जानने लगा था। इसी बात बीच क्या होता है कि काकोरी कांड हुआ, और काकोरी कांड के बाद राम प्रसाद बिस्मिल और उनके 4 साथियों को फांसी की सजा दे दी गई। हमने काकोरी कांड के बारे में पिछली वीडियो में बताया था, जो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में है। और हाँ, आप सभी से ये निवेदन है कि आपने अगर हमारी पिछली 2 वीडियो को नहीं देखा है तो आप उनको भी देखिए। डिस्क्रिप्शन में मैं उन दोनों की लिंक आपको दे दूंगा, आपको मिल जाएगा, उनको भी आप देखिए और आप जानिए, हर व्यक्ति के बारे में जानिए। देखिए, जानना आपका अधिकार है और ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानिए जिनके बारे में जानने के बाद आपके मन में एक अलग जोश, अलग उत्साह पैदा हो। आप जब बच्चों को सुनाएं, अपने घर में किसी को बताएं, तो जब ये देखो मोटिवेशनल स्टोरीज, ये मोटिवेशनल लोगों को सुनने में नहीं आता है, मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इनके बारे में पढ़ने में आता है कि जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन को खपा दिया, अपने आप को खत्म कर दिया, उससे ज़्यादा मोटिवेशन आपको कौन दे सकता है। तो क्या होता है कि राम प्रसाद बिस्मिल के साथ 4 लोगों को फांसी की सजा दे दी जाती है और 16 लोगों को आजीवन कारावास दे दिया जाता है। अब ये सब होने के बाद जो है तो चंद्रशेखर आज़ाद के हाथों में पूरी कमान आ जाती है और हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी, उन्होंने नया नाम दिया अपनी पार्टी को, और उसके बाद कई सारी इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया। अब क्या होता है कि 1928 में भारत साइमन कमीशन आता है और साइमन कमीशन का विरोध जो है लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लोग कर रहे होते हैं। बहुत शांति तरीके से, शांतिपूर्ण वो विरोध होता है साइमन कमीशन का। लेकिन क्या होता है कि अंग्रेजों ने उस समय पर साइमन कमीशन का विरोध करने वाले लोगों पर लाठीचार्ज करवा दिया और वो लाठीचार्ज ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों को चोट लगी और उस समय हमारे लाला लाजपत राय के सिर में भी बहुत गंभीर रूप से चोट आई लाठियों के मार से, और वो घायल हो गए। घायल अवस्था में उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा खून बह जाने के कारण, चोट बहुत गहरी होने के कारण उनको नहीं बचाया जा सका। अच्छा, यहाँ लाला लाजपत राय जब अस्पताल में थे, जब उनके शरीर में जो चोट लगी थी, उनके सिर में जो चोट लगी थी, उन्होंने कोट्स बोला था। इसको आप याद रखिए, जिंदगी भर याद रखिए। बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत सारे सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है ये, और स्टेट पीएससी जो है उसमें भी पूछा जा चुका है। एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी एग्जामिनेशन में इस बात को पूछा गया है कि लाला लाजपत राय का कोट्स क्या था। उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर में लगे हर एक घाव अंग्रेजों के ताबूत में कील का काम करेंगे। ये कोट्स लाला लाजपत राय ने कहा था। जब उनकी डेथ हो जाती है तो भगत सिंह और उनके साथी इस चीज से बहुत क्रोधित होते हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, और 16 दिसंबर 1928 को ये प्लान करते हैं। 16 दिसंबर 1928 की प्लानिंग 2-4 दिन पहले होती है, और प्लानिंग ये होता है कि 16 दिसंबर के दिन 1928 को हमको एसपी स्टॉक को मारना है। एसपी स्टॉक, और जिसके इशारे पर ही ये सब चीज हुआ था, लाठीचार्ज। अब क्या होता है कि भगत सिंह, इनके एक दोस्त जयगोपाल और चंद्रशेखर आजाद, ये 3 लोग स्कॉट को मारने चलते हैं। ये वहां असेंबली के सामने थे। अब क्या होता है कि इन्होंने प्लानिंग देखो कैसे की थी। भगत सिंह जो है वहां ऐसे, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ रहती है और
तो वहां पर ऐसे टहलते थे नॉर्मल, जैसे भीड़ में इंसान टहलता रहता है। और जो जयगोपाल थे वो साइकिल जो थी उनकी, तो वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे उस समय पर, ऐसा दर्शा रहे थे कि मेरी साइकिल खराब हो गई है। और जो आजाद थे, चंद्रशेखर आजाद थे जो, वो डीएवी कॉलेज के गेट के पास छिप गए थे कि आप लोग जाओ, आप लोग मार के आओगे, और इधर मैं हूं, इधर देख रहा हूं क्या कैसा है। तो 3 लोगों ने प्लान बनाया एसपी स्कॉट को मारने के लिए, लेकिन किसी कारणवश जो है उस दिन वहां पर स्कॉट नहीं पहुंच पाया था, और उसने जो है तो एएसपी सैंडर्स को भेज दिया। तो इन्होंने देखा, इन्होंने कहा कि भाई भले ही वो ना मिले, लेकिन इसका भी तो हाथ है, ये भी तो अंग्रेज है, अंग्रेज अधिकारी है। तो इन्होंने पिस्तौल, रिवॉल्वर निकाली। जैसे ही सैंडर्स बगल से गुजरा तो उसके माथे में इन्होंने फायर कर दिया और माथे में गोली दाग दी उसके। सैंडर्स तो वहीं गिरा और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। लेकिन गिरने के बाद भी ये गए और ये 3-4 गोली उसके सीने में मारे। ये क्लियर करना चाहते थे कि भाई मर गया पूरी तरह से। अब ये वहां से अपने दोस्त जयगोपाल के साथ भाग निकले। अब जब ये वहां से भाग रहे थे तो इनके पीछे पीछे एक पुलिस अधिकारी जो कि भारतीय था, चनन सिंह, वो पीछे पीछे पड़ गया। चूंकि चंद्रशेखर आजाद जो है वो कॉलेज के गेट के पास थे। उन्होंने कहा चनन सिंह कि तुम भारतीय हो, तुम मेरे लोग हो, मेरे हो, अपने हो, तुम मत आओ, पीछे मत आओ, अदरवाइज गोली मार दी जाएगी। वो नहीं माना और चंद्रशेखर आजाद ने उसको गोली मार दी। उसकी भी वहीं पर डेथ हो गई। अब सैंडर्स की जब मृत्यु हुई तो अंग्रेज जो है वो पूरी तरह से एकदम पागल जैसे हो गए, अंग्रेज अधिकारी को मारा गया है। और उन्होंने क्या किया कि भगत सिंह को ढूंढवाना चालू कर दिया। बहुत सारे इनाम इनके ऊपर रख दिए। आजाद साहब के ऊपर तो पहले से ही बहुत सारे इनाम थे। अब क्या होता है कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने अपने दोस्त, इनके एक दोस्त थे बटुकेश्वर दत्त, उनके साथ मिलकर इन्होंने असेंबली पर बम फेंक दिया। देखो बम की क्या है कि 1900 ये जो कांड सैंडर्स की हत्या हुई उसके बाद जो है तो बहुत धीमा पड़ गया था। लोग एकदम फिर से सो गए थे और कहीं से कोई आंदोलन नहीं हो रहा था। तो भगत सिंह ने को लगा कि कहीं ये हमारी जो इतनी सारी लड़ाई है ये व्यर्थ ना चली जाए, इतनी मेहनत व्यर्थ ना चली जाए, राम प्रसाद बिस्मिल की, उनकी साथियों की फांसी जो है व्यर्थ ना चली जाए। उन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है कि जनता जगे। अच्छा, इनको पता था कि जनता तभी जगेगी जब मैं सो जाऊंगा। इनको पता था कि अब वो समय आ गया है जब देश के लिए अपने जान को कुर्बान कर देना होगा। तो टीम मीटिंग हुई। टीम मीटिंग में ये तय किया गया कि भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त जो है वो जाएंगे और असेंबली में बम फेंकेंगे। असेंबली उस समय पर जो थी, तो ये जब बम फेंकने गए तो जहां खाली कुर्सियां थी वहां इन्होंने बम फेंका। देखिए, आदमियों के ऊपर नहीं फेंका कि वहां के जो लोग हैं, एक भी लोगों को कुछ भी नहीं हुआ था, और इन्होंने खाली बम फेंका था जिसमें केवल और केवल धुआं निकला था। उसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारी पर्चियां वहां पर फेंकी। अब इतना ज्यादा धुआं था कि इनके पास पर्याप्त टाइम था कि ये और इनके दोस्त दोनों वहां से भाग जाएं, लेकिन ये वहां से भागे नहीं। अपने आप को इन्होंने गिरफ्तार करवा लिया, क्योंकि इनको पता था कि अब वो टाइम है, बिना मेरी गिरफ्तारी, बिना मुझे कुछ हुए लोग नहीं आगे आएंगे। इन्होंने गिरफ्तार अपने आप को करवा लिया। अच्छा, जो पर्चे फेंके थे उस पर्चों में इन्होंने लिखा था कि मैं बहरों को सुनाना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य किसी को क्षति पहुंचाना, किसी को मारना नहीं, बम फेंकने का उद्देश्य केवल बहरों को सुनाना है। बाद में बहुत सारी पेशियां हुई। पेशी के बाद फिर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सबको फांसी की सजा हो जाती है। आपको पता है बटुकेश्वर दत्त को भी फांसी की सजा होती है। अब वो अलग बात है कि इनकी फांसी रुकवाने के लिए कई अपीलें की गई थी। कई हमारे उस समय पर कांग्रेस के या हमारे भारत के बहुत बड़े बड़े बैरिस्टर, वकीलों से बात हुई थी, लेकिन उन्होंने केस लेने से मना कर दिया था। हाँ, कुछ लोगों की नज़र में भगत सिंह और उनके जो और साथी थे वो एक उग्रवादी के तौर पर थे कि ये केवल दंगा फैलाने का काम करते हैं, ऐसी आज़ादी नहीं मिलती। हो गया, वो उनकी विचारधारा है, अलग है। सबकी विचारधारा अलग अलग होती, सबकी सोच अलग अलग होती है। भगत सिंह को पता था कि बिना मेरे मरे नहीं होगा। सोचिए कैसा व्यक्ति रहा होगा, कैसे 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 व्यक्ति हमारे देश में थे कि जिन्होंने अपने मौत की तारीख खुद लिखी।
आज यहाँ लोग ऐसी तैयारी करते हैं, यहाँ बड़ा पैसा कमा के रख लेते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इतने साल जिएंगे ये, और वो व्यक्ति जिंदा ही मरने के लिए था। और आपको हमको ये जो जीवन मिला है, कहीं ना कहीं हम अपने घर में एक जो आपका स्टडी टेबल है, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, या आप अपने रूम में एक भगत सिंह की फोटो जरूर लगाइए, आजाद की फोटो जरूर लगाइए, सुभाष चंद्र बोस की फोटो जरूर लगाइए, अंबेडकर की फोटो जरूर लगाइए, बुद्ध की फोटो लगाइए। आप जब प्रतिदिन उठे ना तो सुबह एक बार इनको देखें, और इनको देख के ना इनकी कहानी आपके दिमाग में एक बार चलनी चाहिए, और आप सोचें कि कैसा जीवन इन्होंने जिया था। याद रखिएगा, भगत सिंह ने ही एक बार बोला था कि कितना जिए ये मायने नहीं रखता है, कैसे जिए हैं ये मायने रखता है। और आप कितना जियोगे, कितने साल तक जियोगे, इतिहास में कोई नहीं पूछेगा। आप एक नंबर हो सरकार की लिस्ट में, जो आपका आधार कार्ड नंबर है ना, आप वो हो। आप कैसे जीते हो, आप क्या करते हो, क्या बनते हो, ये आपको इतिहास में जिंदा रखेगा। आज इतिहास केवल ऐसे लोगों से भरा है जिन्होंने रिस्क लिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी को दूसरे तरीके से जिया, लोगों के लिए जिया, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे, बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस थे उनके, वो आगे आए। तो भगत सिंह की जो फांसी मुकर्रर हुई थी वो हुई थी 24 मार्च के लिए। अब 2 साल तक जो ये जेल में थे, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और बहुत सारी किताबें पढ़ी। इसी बीच जेल में कई बार हड़ताल हुई। ये और इनके दोस्तों ने लगभग 64 दिनों तक का भूख हड़ताल किया था, और इसमें इनके दोस्त एक यतीन चंद थे, उनकी मृत्यु भी हो गई थी, यतीन्द्र चंद्र की। वहां से भी अपने पिता को ये पत्र लिखा करते थे, अपनी माँ को पत्र लिखा करते थे, और अपनी बहन को पत्र लिखा करते थे। कुलबीर इनकी बहन का नाम था। और कहा जाता है, किसी ने इनके बारे में लिखा था कि इन्होंने अपनी माँ को एक पत्र लिखा था कि मेरे मरने के बाद तुम रोना नहीं माँ, तुम न रोना कि तुम हो भगत सिंह की माँ। तो अंग्रेजों को पता था कि जिस प्रकार से ये व्यक्ति है, इनको अगर हमने फांसी दे दिया उस तारीख को, जो तारीख मुकर्रर हुई थी 24 तारीख, तो बहुत बड़ी वो हो जाएगी। क्योंकि इनके फांसी के लगभग 24 घंटे पहले से ही, 24 घंटे क्या, 2 दिन पहले से ही लाहौर जेल के सामने बहुत बड़ा जमघट लग गया था। मतलब हजारों लोग वहां आ गए थे। अब पुलिस वालों को ये अंदेशा होने लगा कि कहीं ये आक्रमण न कर दे जेल में, कहीं ऐसा ना हो कि सब तोड़ ताड़ दें। इसलिए क्या किया कि यहां पर देखो किस तरह से क्रूरता की गई। ये दृश्य जब है तो कोई भी व्यक्ति जब सोचता है, मैंने जब इसके बारे में पढ़ा था पहली बार, जब मैंने पढ़ा ये जो मैं आपको अब आगे का दृश्य बताऊंगा, तो सच बताऊं मुझे रोना आ गया था। भगत सिंह, जिनको फांसी दी जाने वाली थी 24 तारीख को, 23 तारीख को शाम को लगभग 7 बजे, 7:10, 7:15 के आसपास जेलर आता है और इनसे कहता है कि आज तुमको फांसी होने वाली है। ये उनकी तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा। ये एक किताब पढ़ रहे थे, सुनिए सर, आप इस चीज को सुनिए। एक किताब पढ़ रहे थे, ये जीवनी पढ़ रहे थे लेनिन की। ये किताब पढ़ रहे थे, इन्होंने जेलर की तरफ देखा और उन्होंने बोला कि एक काम करो यार, मुझे ये 15 पेज अभी बचे हैं, मुझे 15 पेज पढ़ लेने दीजिए। बोला ऐसा क्या कर रहे हो, ऐसा क्या पढ़ रहे हो उसमें? इन्होंने कहा एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, तो मिलने दो, इसके बाद मैं चला जाऊं। इन्होंने 15 मिनट तक उस 15 पेज उस किताब को पढ़ा। पढ़ने के बाद उसको बंद किए, मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद किताब को हवा में उछाल दिया। और उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए फांसी के फंदे तक पहुंच गए। बाहर बहुत बड़ी भीड़ लगी थी, उस भीड़ को शांत करने की कोशिश में लगे थे इनके पिताजी सरदार किशन सिंह। उनको क्या पता कि हमारे बेटे को आज फांसी दी जाने वाली है। उन्होंने लोगों को समझाया कि फांसी कल है, कल तक कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा, कोई ना कोई आवेदन करेंगे, फांसी नहीं होगी। लेकिन अंग्रेज इतने क्रूर थे कि 23 मार्च 1931 को
शाम 7:33 पर भगत सिंह को उनके दोस्तों सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया। इनकी मृत्यु हो जाती है और फांसी पर इनका शव काफी देर तक लटकता रहा। उसके बाद इनके शव को नीचे उतारा गया। अब अंग्रेजों में एक और डर था कि अगर बाहर पता चल गया ना कि हमने एक दिन पहले फांसी दे दी है तो और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सोचो, रातों रात जेल के पीछे वाली दीवार को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शव को, इनकी बॉडी, डेड बॉडी को जो है तो ट्रक में लादा गया और ट्रक में लाद कर इनके डेड बॉडी को जो है तो ट्रक में लादा गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की डेड बॉडी को और ट्रक में लाद कर फिरोजपुर, जो कि पाकिस्तान में है, सतलज नदी के किनारे एक गांव है, फिरोजपुर ले जाया गया। इनके शव को कई टुकड़े किए गए, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में इनके सबको बांटा गया और फिर उसको बोरी में भरा गया। बोरी में भर के फिरोजपुर से दूर सतलज नदी के किनारे ले गए और केरोसिन डालकर उसमें आग लगा दिए कि लोगों को ना पता चले। लेकिन तब तक फिरोजपुर गांव के लोगों को पता चल गया था और पूरा गांव का गांव हाथ में जो भी कुदाल, तलवार, कुल्हाड़ी, डंडा, लाठी जो भी इनके हाथ में आया सब लेके दौड़ गए वहां से और अंग्रेजों को दौड़ा लिए। उनको पता चल गया था कि वहां जो आग जल रही है वो भगत सिंह की ही लाश है। और जब लोग आने लगे इनकी तरफ तो अंग्रेज डर के मारे क्या किए कि अधजली कटी जो लाश थी, टुकड़ों में थी, अधजली थी, उसको उठाकर उन्होंने उस सतलज नदी में फेंक दिया और भाग गए वहां से। गांव के लोग आए तो लाश के टुकड़े जो हैं तो वो नदी से निकालते हैं। निकालने के बाद फिर इनके माता पिता को भी पता चलता है कि अंग्रेजों ने क्या किया, फांसी दे दी आपने। उसके बाद ये जो क्रूरता की ना, ये अंग्रेजों ने ये पशुता दिखाई, जिसको पशुता बोलते हो ना, ये इंसानियत में नहीं आता है। और सच बताऊं आपको, इनके इसी कृत्य ने, इसी कर्म ने जो है तो अंग्रेजों से इतनी घृणा उत्पन्न कर दी थी लोगों में। फिर क्या हुआ, लोगों ने विधि विधान से इनका अंतिम संस्कार किया सतलज नदी के किनारे। उसके बाद इनकी अस्थियों को नदी में प्रवाहित कर दिया। इस प्रकार से हमारे भारत के एक वीर सपूत के जीवन का अंत हो जाता है। एक ऐसा वीर सपूत जिसने अपने जीवन को हमारे लिए, आपके लिए न्यौछावर कर दिया, जिसने खुद अपनी मृत्यु लिखी, जिसको पता था कि बिना मेरे मरे, बिना मेरे जाए क्रांति नहीं होगी, लोग सो चुके हैं, ऐसे ही क्रांति करना है। मैं चाहता हूं देश का हर एक व्यक्ति, हर एक नौजवान क्रांति में आए। क्रांति का मेरा मतलब ये नहीं कि अब आप आजादी के लिए लड़ो, क्रांति का मतलब आप खुद से क्रांति करो। आप बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस बनाओ, बहुत बड़े बड़े आपके सपने बने और आप उनको पूरा करने में जुट जाओ। आपकी लड़ाई खुद से होनी चाहिए। आज का जो समय है ना, आज का जो परिवेश है, तो आप बाहरी लोगों से नहीं लड़ सकते हैं, उनसे आपको नहीं लड़ना है। असली लड़ाई आपकी खुद से है। खुद से लड़ो, खुद को ट्रीट करो लाइक अ चैंपियन, लाइक अ वॉरियर, और आप जीतो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये कहानी भगत सिंह की सुनी। हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं, कोई बात नहीं, मेरा इसमें कोई भी वो नहीं है कि आप क्या माने क्या ना माने, लेकिन एक निवेदन जरूर है कि भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र जरूर माना जाए। बड़ा दुख होता है, मैंने एक बार पढ़ा था कि लाहौर जेल में जहां इनको फांसी दी गई थी, वो एक चौराहा था लाहौर का, जहां पर इनका स्टेच्यू लगा था। आगे चल के उसको स्टेच्यू को भी शायद किसी ने तोड़ने का प्रयास किया था, और वहां नीचे लिखा हुआ है कि एक उग्रवादी भगत सिंह, उग्रवादी नहीं साहब, क्रांतिकारी थे। मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से भी बोलूंगा जो भी है वहां, अगर उन्होंने हमारी वीडियो को कभी ना कभी देखा तो आप कहीं ना कहीं आप भी उन्हीं के कारण हो, ऐसे ही लोगों के सैक्रिफाइस के कारण, जिन्होंने अपने जीवन को आपके लिए कुर्बान कर दिया है। तो आपने इसको अंतिम तक देखा, लास्ट तक हमने भगत सिंह की कहानी सुनी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलेंगे फिर किसी वीडियो में।
और किसी और महापुरुष की कहानी को लेकर, कुछ और जानकारी लेकर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बार बार आपसे निवेदन है कि आप इसको केवल आप बस न देखें, आप और लोगों को भेजें। आपसे जो भी जुड़ा हुआ व्यक्ति है, चाहे वह छोटा सा बच्चा हो या एक 70-80 साल का बुजुर्ग हो, सबको देखना है, सबको सुनना है इनकी कहानी, और इन्हीं की तरह जो और भारत माँ के बेटे थे ना, उन सब की कहानी पता होना चाहिए कि कितनी मुश्किलों से आजादी मिली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदर्श मिश्र आप सबसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलेंगे, एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।